हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में दोस्तों लगे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट फोर्थ है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने कर लिया है। अगर पहले के तीनों पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप पहले तीनों पार्ट देख सकते हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह से दोस्तों कवर कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर 101% पूछा जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी सारा काम दोस्तों हम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी इल्तिजा आप सभी से। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले। इससे पहले दोस्तों हमने मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के महत्व, उसकी विशेषताओं की हमने बात कर ली है, मौलिक अधिकार के प्रकार की बात कर ली, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हो, उन सारी बातें हमने कर लिया है। आज हम इसके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले, जिसका नाम है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बात करने वाले हैं। और अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों ये भारतीय संविधान के भाग 4 में, जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोस्तों दोनों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संविधान सभा में इस बहस के अनुसार ये कहा गया कि जब हमारे पास पहले से मौलिक अधिकार के तौर पर एक अधिकार है तो हमें इन राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वही चीजें दोस्तों हम इसमें समझने वाले हैं, आखिर क्यों मौलिक अधिकार के होने के बावजूद भी हमारे लिए राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो अगर देखें दोस्तों तो सर BN राव का कहना था कि भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार मिलने चाहिए, एक की प्रकृति जो है नकारात्मक हो और दूसरी प्रकृति जो है सकारात्मक होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह देखें तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायालय के माध्यम से उसे लागू करवा सकते हैं। बट राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत दोस्तों वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इस वजह से भी नीति निर्देशक सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों अपने आप में निर्देश है। क्या है? अपने आप में ही निर्देश है, यानी राज्य के लिए निर्देश है। राज्य के लिए क्या निर्देश है? यानी राज्य अपने नियमों को बनाते समय, नागरिकों के लिए नियम बनाते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही नियम बनाएंगे कि अगर राज्य ऐसे कोई भी नियम बनाती है जिससे नागरिकों का अधिकारों को उल्लंघन होता है तो राज्य ऐसे नियम नहीं बनाएगी। इसीलिए निर्देशक तत्व दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़े मूल तत्वों में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे विशेषता वाला बताया। क्या बताया है? इसे एक विशेषता वाला बताया, क्योंकि इसकी अपने आप में क्या एक विशेषता है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार से निर्देशक सिद्धांत, माफ कीजिएगा, निर्देशक सिद्धांत भी नागरिकों के सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उतना ही आवश्यक जितना मौलिक अधिकार आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। जी हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और संविधान के जो मूल अधिकारों ने इस संविधान के क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा कहा है, यानी इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी आप यूं कह सकते हैं कि निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के 2 पहलू आप कह सकते हैं, यानी एक के बिना दूसरे की भी कल्पना नहीं की जा सकती। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में ही एक निर्देश है जिसकी परिकल्पना जो आर्टिकल 37 में साफ साफ कह दी गई है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहले विशेषता बताते हैं दोस्तों क्या है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों का ध्यान में रखेगा। यह आर्टिकल 36(7) में कह दिया गया है कि भाई राज्य नीतियां एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, यानी जो निर्देशक तत्वों में हमारे आर्टिकल दे दिए गए हैं उन तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य हमेशा अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचेगा, उसके सामाजिक न्याय के बारे में सोचेगा, उसके सामाजिक समरसता के बारे में सोचेगा।
यानी राज्य जब भी नियम बनाएंगे, जब भी कोई कानून बनाएंगे, तो वो अपने नागरिकों के बारे में सोच विचार करने के बाद ही किसी नियम का निर्माण करेंगे। तो ये आर्टिकल 37 अपने आप में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहता है, यानी ये अपने आप में क्या है, मूलभूत है। यानी राज्य के शासन में नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों को क्या माना गया, मूलभूत माना गया। क्या माना गया, मूलभूत माना गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। जिस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया, जो उसमें अनुदेश दिए गए हैं, ठीक वैसे ही निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में उन्हीं अनुदेशों के समान है। बशर्ते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो व्यवस्थापिका और विधान पालिका के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं, वहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल और वायसराय के लिए निर्देश दिया होता है। बस इतना डिफरेंस है, अम्बेडकर जी ने ऐसा ही कहा है, ठीक है। तीसरा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। या जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बता दूं, तो जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और इसलिए भी इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के नागरिकों के राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इसी प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो लोक कल्याण के राज्य की स्थापना में नीति निर्देशक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से महिलाओं को जो है बसों में मुफ्त सुविधा दी गई है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। क्या ये सब कार्य क्या होते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य। जो राज्य नियम बनाते समय अपने जनता कल्याण के बारे में सोचेगा। भले ही राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत ये न्यायालय द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकते, भले ये मौलिक अधिकारों के तरफ मूल नहीं है, बट फिर भी ये राज्य को ये निर्देश देते हैं कि राज्य नागरिकों के कल्याण के बारे में हर संभव कोशिश करेगा। अगर राज्य के पास इतने संसाधन हैं तो उस संसाधन का प्रयोग नागरिकों के कल्याण के लिए करेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्पष्ट कहते हैं कि भाई आप अपने नागरिकों के लिए हर संभव कोशिश करेंगे उसके कल्याण के लिए। इसलिए भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि किस प्रकार से दिल्ली की सरकार के पास जब संसाधन है, उनके पास परिपूर्ण संसाधन, तो वो नागरिकों को क्या, दिल्ली की जितनी भी महिला है, किसी भी भारत की कोई भी कोनी दिल्ली अगर महिला दिल्ली माध्यम से मुफ्त बसों में सुविधा दी जाती है, ठीक है, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। तो ये सभी प्रकार स्कूल कॉलेज अच्छा कर दिया गया। तो ये सब क्या होता है, एक जन कल्याणकारी कार्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार से निर्देशक तत्वों की प्रकृति और गैर न्यायोचित, हालांकि हमने यहाँ पर आपको बता दिया जो निर्देशक तत्व है उनकी प्रकृति क्या, गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन होने पर आप इसे न्यायालय में नहीं जा सकते और ना ही न्यायालय द्वारा इसे भावी या प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे कि मौलिक अधिकार को बनाया जा सकता है, बट फिर भी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से दोस्तों निर्देशक तत्व देश के शासन में क्या है, मूलभूत है। यानी निर्देशक तत्व वास्तव में देश के शासन में मूलभूत है, यानी राज्य कानूनों को निर्माण करते समय विधान पालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जो नियम बनाते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान रखेगी। इसी प्रकार से विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अगर राज्य कोई भी विधि बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हमेशा उसमें ख्याल रखा जाएगा। यह है दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं। क्लियर हो गई यहाँ पर, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि जो हमने भारत में ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, ये हमने 1937 में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया था, जबकि भारत आयरलैंड के संविधान से स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। हमने आयरलैंड से लिया और आयरलैंड वालों किससे लिया था, स्पेन के संविधान से लिया था। क्लियर, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग है, समाजवादी, ठीक है, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी, ठीक है। अगर समाजवादी की बात करें तो समाजवाद में क्या है कि राज्य अपने नागरिकों में सामाजिक भावनाओं को उत्प्रेषण करेगा, यानी हमेशा उनमें सामाजिक न्याय की, समरसता की भावना पैदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। वो सारी चीजें इस समाजवादी सिद्धांत के माध्यम से लागू की जाती हैं, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 38 और 39 में पूरी तरह स्पष्ट दिया गया। यानी
अनुच्छेद 38 अपने आप में ही एक प्रकार से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल व्यवस्था को स्थापित कर देता है। इसी प्रकार से दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत क्या? गांधीवादी सिद्धांत आपको आर्टिकल 40 में दिख जाएगा। आर्टिकल 40 क्या कहता है? 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। और जो है सरकार, जैसे हम स्थानीय शासन की स्थापना की बात की जाती है, तो स्थानीय शासन की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत, क्योंकि इस नीति निर्देशित सिद्धांत में उन तमाम पदों को, इन तमाम चीजों को रखा गया है जो हमारे लिए आवश्यक थे। तो इस जैसे हमने कहा कि भारत में जो समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना, समाजवादी सिद्धांत की स्थापना किया जाता है। गांधीवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें आर्टिकल 40, इसी प्रकार समान उदार बौद्धिकवाद आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 क्या कहता है दोस्तों? समान नागरिक संहिता, जो अभी तक केवल जो है गोवा में लागू की गई और पूरे भारत में अभी तक कहीं पर लागू नहीं, गोवा के अलावा। तो इसमें आर्टिकल 44 आर्टिकल 45। तो इस प्रकार से भारत में भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उन्हें 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी। अब बात कर लेते दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो है दोस्तों आर्टिकल 36, इसमें क्या बताया गया? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई, ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है। इसी में आर्टिकल 39A क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी की जो सहायता है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो आर्टिकल 39A है दोस्तों, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? आर्टिकल 39A क्लोज को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें क्या दिया गया दोस्तों? इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई नागरिक जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। आप इसे न्यायिक सग्रता या जनहित याचिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल 39 कहता है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। जी हाँ, ग्राम पंचायत गठन, जैसे भारत में ग्राम पंचायत गठन किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत गठन के गांधी जी की बहुत बड़ी कल्पना थी भाई, जब तक उनके अनुसार कि लोकतंत्र की स्थापना तभी की जा सकती है जब गांव के लोग इसके शासन में भागीदारी निभाएं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आर्टिकल 40 स्थापना करता है। इसी प्रकार से दोस्तों आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम करने का अधिकार। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। और अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। इसी प्रकार से आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमें अपने उत्तर को लिखते समय इसको दोस्तों इसका उपयोग करना है। ये सभी आर्टिकल दोस्तों इन्हीं 3 भागों में बांटे गए, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ठीक है, उदार बौद्धिकवादी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे आपको याद रखना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 में कौन कौन से और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए 1976 में, तो वो है आर्टिकल 39 बच्चों के लिए को स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। तो ये वो आर्टिकल हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था दोस्तों। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 के अलावा भी कुछ और नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में मौजूद है। जी हाँ, भाग 4 के अलावा कुछ और नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में मौजूद है मेरे दोस्तों। तो है आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325 भाग 16 में दिया गया, अनुच्छेद 325, ठीक है, भाग 16 में दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 350 का, ठीक है, अनुच्छेद 350 का कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का आपको अधिकार दिया गया। राज्य के नीति निर्देशित राज्य हमेशा ऐसी नीतियों का पालन कर सकते हैं जिसमें राज्य मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को दिलाया जा सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 351 यानी अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए भी योगदान दिया जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल वो आर्टिकल है जो भाग 4 के अलावा भी हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो नागरिकों के कल्याण के लिए अति आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार आवश्यक है। कई बार दोस्तों इसमें अगर देखें, कई बार इसमें तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर भावी हैं, बट कई बार तुलना के माध्यम से भी इनमें अंतर तो किया जा सकता है। बट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम कहते हैं कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता, बट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के प्रति क्या निर्देश है जिसको राज्य हर कीमत पर हर हालत में नियमों का निर्माण करते समय ध्यान रखती है। न्यायपालिका भले ही इसे प्रभावी ना कर सके, बट जनता का न्याय जिसे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता क्या होती है दोस्तों? प्राथमिक होती है,
और जब जो सरकार चलाती हैं और जो नियमों का निर्माण करती हैं, अगर वो नागरिकों के विरुद्ध कोई नियम बनाएंगे तो अगले 5 साल में जो चुनाव होने वाला है वहां पर वो हार जाएंगे। ऐसे में ये अपने आप में क्या है, मूलभूत है। इसलिए हर सरकार, हर प्रशासक, हर शासन अपने नियमों में जनता के इन निर्देशों का जो संविधान में दिया गया उसका ख्याल रखती है कि ऐसी कोई खराब विधि ना बनाई जाए जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो और आंदोलन के माध्यम से उनकी सरकार समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें नीति निर्देशक तत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो नागरिकों के लिए अति आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों किसके अधिकार की स्थापना करता है, वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, या आप कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। बट आपका जो राजनीतिक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, जो नागरिकों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। तो इस वजह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एक लोकतांत्रिक समाज में, एक स्वाधीन राष्ट्र में, जैसे कि मौलिक अधिकार। तो ये हमने देख लिया दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार है और मौलिक अधिकार वाला पार्ट हमने पहले कर लिया है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्व की बात करें तो मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करने का काम करता है दोस्तों, नागरिकों कल्याण के बारे में सोचता है, सरकार को निरंकुश होने से बचाता है, सरकार को नागरिकों के खिलाफ कानून पारित करने से बचाता है। ऐसे बहुत चीजें हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में तुलना। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में बस आया, आप सभी लोग जब तक इसको एक बार आप उतार लीजिए। अब हम बात करने वाले दोस्तों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है, क्यों दोनों में अंतर किया जाता है। ये इस टॉपिक का आप कह सकते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जान लेते हैं कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इसे आप बीपीएसपी कह सकते हैं ये भाग 4 में निर्देशित है और 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया। पहला अंतर, ये पहला डिफरेंस है दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दूसरा अंतर क्या है, ये नकारात्मक है, ठीक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, सकारात्मक है। या इसे आप यूं समझ सकते हैं कि राज्य जो है विधि बनाते समय जो है इनका जो है इनसे कुछ या इनका ध्यान रखेगी। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, ये कानूनी रूप से मान्य है। ठीक है, ये क्या है, कानूनी रूप से मान्य है और इनको नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। कानूनी रूप से मान्य मतलब इसका जो ये कानूनन मान्यता प्राप्त अपने आप में है। बट राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है दोस्तों ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त। नैतिक मतलब होता है कि अगर ये सब किस पर निर्भर, राज्य सरकार पर निर्भर है। अगर राज्य सरकार अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखेगी तो वो नागरिकों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रख सकती है। या राज्य के पास इतने संसाधन हैं तो वह अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों को या इन निर्देशों को लागू करेगी, अन्यथा वो उस पर बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, ना ही उस पर प्रभावी इसे डाला जा सकता है। क्लियर। राजनीतिक मान्यता यानी ये उस राजनीतिक पार्टी पर निर्भर करता है जो राजनीतिक पार्टी शासन पे सत्ता पर कायम है, राइट, कि वो किस प्रकार से नागरिकों के अधिकारों की या नागरिकों के निर्देशक तत्वों की बात करती है, कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देती है। ठीक है। तीसरा, ये व्यक्तित्व क्या है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देती है। कौन, मूल अधिकार क्या है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, इसलिए दोस्तों ये व्यक्तिगत है, राइट। जबकि ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देता है, इसलिए समाजवादी कल्याण की बात करता है। कौन, राज्य के नीति निर्देशक से सब की बात करता है। ये जो मूल अधिकार दोस्तों ये स्वतः लागू, यानी मूल अधिकार हमारे संविधान में एक बार दे दिए गए हैं तो इसे दोबारा से कोई लागू नहीं करेगा, अपने आप ही लागू है। यानी इन्हें लागू करने के लिए किसी प्रकार की कोई विधि, कोई कानून नहीं बनाना पड़ता है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है। बिना कानून के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। क्लियर।
अगला है मूल अधिकार जो है, तो मूल अधिकार न्यायालय जो है इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों रक्षक है, संरक्षक है। अगर विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जिसके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से भी। ठीक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं करेगा। राज्य जो भी नियम बनाएंगे उस नियम को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है न्यायपालिका किसी विधि को अवैध या गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकती। ठीक है, ये अंतर है। इसके अलावा ये न्यायोचित है, ये न्यायोचित है मतलब ये जो न्यायालय आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है न्यायोचित है, यानी अगर इसका हनन किया गया है तो न्यायालय जो है, न्यायालय के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है, बट ये गैर न्यायोचित है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता दोस्तों। ठीक है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है कौन? मूल अधिकार। जबकि समाज जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो ये कुल डिफरेंस है दोस्तों, भेद है किसमें? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी हमारा जो सेकंड अध्याय है, जो सेकंड टॉपिक था, पूरी तरह से आज इस वीडियो हमने इसको सब क्लियर कर दिया, समाप्त कर दिया। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के ऊपर अगर आपको कोई राय है तो जरूर दीजिएगा। आप सभी के जो दोस्तों राय को हम जरूर देखेंगे, सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।